हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी पार्ट 18, जो मैंने 1000 MCQs की सीरीज स्टार्ट की है स्पेसिफिकली फॉर पीजीटी कॉमर्स। और पार्ट 1 टू पार्ट 17 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हो। और आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों के इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 18 के फर्स्ट क्वेश्चन को। Which of the following committee underlined the need of an organized money market for the first time in the country? अगर हम बात करें तो कमेटी से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोगों ने इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने अंडरलाइन किया था कि हमें ज़रूरत है एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है चक्रवर्ती कमेटी, राहुल कमेटी, जस्टिस BN श्री कृष्णा कमीशन, नरसिम्हन कमेटी। तो आप लोगों को याद रखना है चक्रवर्ती कमेटी इसका आंसर आएगा, जिन्होंने अंडरलाइन की थी नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हाट कम्स फर्स्ट। ये आपका क्वेश्चन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बताना है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या पहले आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एनफोर्सिएबिलिटी, बी है एक्सेप्टेंस, सी है प्रॉमिस, डी है प्रपोजल। तो देखो, आप लोगों को इस चीज़ का सीक्वेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है प्रपोजल, ठीक है। देखो, प्रपोजल को सबसे पहले कोई पर्सन कोई चीज़ ऑफर करेगा, ठीक है, प्रपोजल रखेगा, तो यही सबसे पहले आएगा। और जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। जब भी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर वो, आपको पता ही है, एनफोर्सिएबिलिटी वगैरह ये सारे कॉन्सिडरेशन एलिमेंट्स आते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा हुआ है कि इन चारों में से कौन सा होगा, तो ऑब्वियस है ऑफर होगा, ठीक है। ऑफर को एक्सेप्टेड किया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, फिर उसमें कॉन्सिडरेशन का एलिमेंट आता है, एग्रीमेंट बनता है, और जब एक एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो आपको इन चीज़ों का अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स। एक प्रपोजल को जब एक्सेप्ट किया जाता है तो वो क्या बन जाता है। फर्स्ट है प्रॉमिस अंडर सेक्शन 2B, एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 2E, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 2H। तो देखो, आपको इस क्वेश्चन से कुछ सेक्शंस भी पता चल जाएंगे जो आपसे डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, एक प्रपोजल को जब एक्सेप्ट किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। और प्रॉमिस का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2B, ठीक है। एग्रीमेंट का कौन सा है, 2E, और कॉन्ट्रैक्ट का है 2H। तो आपको इस टाइप से डिटेल डिस्कशन से आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट अनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द इंस्टेंस ऑफ वन पार्टी एंड नॉट ऑफ अदर पार्टी अंडर सेक्शन 2I इज कॉल्ड। देखो, ऐसा एग्रीमेंट, ठीक है, जो कि एक पार्टी की तरफ से तो एनफोर्सिएबल है बट दूसरी पार्टी की तरफ से नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसको हम लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे सपोज ए है, उसने बी को क्या किया, मतलब उसका फ्री कंसेंट नहीं है, बी को कोआर्जन यूज़ करके या फ्रॉड यूज़ किया है, ठीक है। ए ने बी के साथ फ्रॉड करके कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ए की तरफ से क्या है, बी की तरफ से क्या है, वॉइडेबल, क्योंकि बी यहाँ पे हमारी एग्रीव्ड पार्टी है, ठीक है, जिसको हम पीड़ित पक्ष बोलते हैं। बी हमारा यहाँ एग्रीव्ड पार्टी है, उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो वो वॉइडेबल है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब एक पार्टी की तरफ से वो अनफोर्सिएबल बाय लॉ हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 2C, प्रॉमिसर इज द। देखो, अब सेक्शन 2C में पूछा गया है कि प्रॉमिसर कौन होता है।
फर्स्ट है पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल, पर्सन हु एक्सेप्ट द प्रपोजल, पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस, पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। ये चारों स्टेटमेंट्स आपको रिलेटेड लग सकती हैं लेकिन कंफ्यूजिंग भी हैं। देखो, प्रॉमिसर वो होता है पर्सन जो कि प्रपोजल को मतलब हु मेक्स दी प्रपोजल, जो कि ऑफर देता है, और जो पर्सन एक्सेप्ट करता है प्रपोजल को उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोमिसी। तो आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रॉमिसर क्या होता है, पर्सन जो प्रपोजल करता है। जैसे ए ने बी को बोला, ऑफर किया कि वो उसकी वॉच 500 में परचेज करना चाहता है, ठीक है। तो ए यहाँ पे हमारा क्या है, इसने प्रपोजल किया, तो ये ए है हमारा प्रॉमिसर, ओके। और जो बी है अगर इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिसी बन जाता है, यानी कि हु एक्सेप्ट दी प्रपोजल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु चेक्स द क्वालिटी ऑफ वर्क अंडर फंक्शनल फॉर्मैनशिप। देखो, फंक्शनल फॉर्मैनशिप आपको पता है साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रोवाइड किया, ठीक है। एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिनको फादर भी बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, उन्होंने एक टर्म दी थी फंक्शनल फॉर्मैनशिप की, और उन्होंने बोला था कि एक जो मतलब वर्कर है कम से कम उसके ऊपर 8 सुपरवाइजर्स होने चाहिए। उन्होंने प्लानिंग और प्रोडक्शन के अंदर 4 आगे सब पार्ट्स बनाए थे, तो उनमें ही उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है क्वालिटी ऑफ वर्क को कौन चेक करता है। फर्स्ट है स्पीड बॉस, आपको सेकंड दिया है इंस्पेक्टर, थर्ड दिया है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, फोर्थ आपको दिया है डिसिप्लिनेरियन। तो देखो, जो क्वालिटी ऑफ वर्क की काम की क्वालिटी को चेक करेगा जो, वो होता है इंस्पेक्टर, ओके। तो आप लोगों को इसके बारे में, आठों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हु चेक्स एब्सेंटिज्म ऑफ वर्कर्स अंडर फंक्शनल फॉर्मैनशिप। फंक्शनल फॉर्मैनशिप वही जो अभी मैंने आपके साथ लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, उसमें वर्कर्स का एब्सेंटिज्म को कौन चेक करता है। फर्स्ट है स्पीड बॉस, फिर है इंस्पेक्टर, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। तो ध्यान रखना, जो डिसिप्लिन को मेंटेन करवाता है, एब्सेंटिज्म को रोकता है, चेक करता है, वो आएगा डिसिप्लिनेरियन। ये चीज़ें आप लोगों को इनके नाम से ही रिलेट करके लर्न करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस विच वन इज नॉट अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, किसी पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग आप लोगों से पूछा जा सकता है पीजीटी कॉमर्स में, तो कीथ डेविस के अकॉर्डिंग कौन सा बैरियर नहीं है कम्युनिकेशन का। देखो, कम्युनिकेशन की बैरियर्स वो होते हैं जो हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने से रोकते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, सबसे पहले कीथ डेविस ने 3 टाइप की बैरियर्स बताई हैं, पर्सनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड सिमेंटिक बैरियर्स, जिसको हम लोग लिंग्विस्टिक बैरियर्स भी बोलते हैं। पर्सनल बैरियर्स होती हैं जो कि ह्यूमन इमोशन से, उनकी वैल्यू से, पुअर लिस्टिंग, पर्सनल लेवल पे हो गई ना ये, ठीक है। देखो, कई बार क्या है कि जो हम वही देखना और सुनना चाहते हैं जो कि हमें इमोशनली हम चाहते हैं, ठीक है। हम वही चीज़ देखते हैं, वही चीज़ सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। तो हमारी कम्युनिकेशन को हम अपनी पर्सनालिटी से अलग नहीं कर सकते, ये एक टाइप का बैरियर है, ठीक है। और फिर है फिजिकल बैरियर्स होती है, ये अंडरलाइन कर लीजिए, जो एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में जो है हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें जो इंटरफेरेंसेस हो रही हैं उसकी वजह से जो बैरियर्स होती हैं वो फिजिकल बैरियर्स होती हैं। जैसे कि एक टाइप से नॉइज़, जैसे वॉइस मैसेज भेज रहे हैं आप, एकदम से नॉइज़ आ गया उस एनवायरनमेंट में, तो ये फिजिकल बैरियर में काउंट होगा। अब बात आती है सिमेंटिक बैरियर्स की। सिमेंटिक बैरियर्स होती है जो हमारी लैंग्वेज, जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। अब सिंबल्स के आपको पता है वैरायटी ऑफ मीनिंग होते हैं। अब कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस ऐसे हैं, ठीक है, कि उनके जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग हो सकते हैं। सो देखिए, किथ डेविस के अकॉर्डिंग फिजिकल बैरियर्स पढ़ा, पर्सनल पढ़ा, लिंग्विस्टिक पढ़ा, बस टेक्नोलॉजिकल बैरियर किथ डेविस ने नहीं बताई है। तो इस टाइप से आपको इन बैरियर्स का भी पता चला डिटेल में, ओके। नेक्स्ट है द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स। अगर आपको पता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
तो जो ऑर्गेनाइजिंग का मैनेजरियल फंक्शन है वो क्या मतलब क्या शो करता है, क्या इन्वॉल्व करता है? फर्स्ट है कि अपनी जो चेंजिंग कंडीशंस में अपने प्लान को चेंज करना, और जो ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए प्रोग्राम को एस्टैब्लिश करना, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्म। बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम ऑर्गेनाइज करते हैं ड्यूटीज़ और फंक्शंस जो कि परफॉर्म करने हैं, क्योंकि प्लानिंग में सबको डिसाइड किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूटीज़, कौन कौन क्या क्या परफॉर्म करेगा, सुपीरियर सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बुक से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है कि फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट बुक वो किसने प्रोवाइड की थी? फर्स्ट है हेनरी फ्योल, सेकंड है F.W. टेलर, ओलिवर शेल्डन, पीटर F. ड्रूकर। तो इसके आप लोगों ने साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। जो फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट बुक है दैट वाज गिवन बाय ओलिवर शेल्डन। फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट बुक किसने दिया है? ओलिवर शेल्डन ने। उसके बाद है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक वाज गिवन बाय। जो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक है वो किसने दी है? हेनरी फ्योल, F.W. टेलर, ओलिवर शेल्डन या फिर पीटर F. ड्रूकर। तो ध्यान रखना है, जो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक है दैट वाज गिवन बाय पीटर F. ड्रूकर। अगर फिलॉसफी की बात करेंगे, फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, तो आएगा ओलिवर शेल्डन, बट अगर प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे तो दैट विल बी पीटर F. ड्रूकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्रोनिम स्विफ्ट स्टैंड फॉर। जो स्विफ्ट है उसका फुल फॉर्म आपको बताना है। फर्स्ट है सेफ्टी विथ इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सी है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, और स्विफ्ट वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। आपको पता होना चाहिए कि मतलब अगर इंटरनेशनल लेवल पे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं स्विफ्ट कोड यूज़ करके किया जाता है। तो ये देखो छोटा छोटा फ़र्क है यहाँ पे, तो आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है गुडनेस ऑफ अ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन का गुडनेस ऑफ फिट चेक करना हो तो कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे? ए है टी टेस्ट, बी है काई स्क्वायर टेस्ट, सी है एफ टेस्ट और डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि गुडनेस ऑफ अ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपको ये स्टेप्स दिए गए हैं प्लानिंग के, ठीक है, तो आपको इनको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो देखिए अब आपको सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या होगा इसमें? डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या अल्टरनेटिव हमारे पास कोर्सेज हैं, ठीक है। उसके बाद है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। उनको हम लोग क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे हर अल्टरनेटिव कोर्सेज को, कौन सा बेस्ट रहेगा। फिर उसको सेलेक्ट किया जाएगा फोर्थ स्टेप में और एस्टैब्लिश किया जाएगा सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ को, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होंगी। तो अब आप ये देखिए इसमें जो है हमारा कौन से वाला डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो सीक्वेंस है ये पूछा जा सकता है, तो आपने अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।